नीट 2021 के परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें मुजफ्फरपुर के कई छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिसमें रवि ने नीट की परीक्षा में 174वां स्थान लाकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। ऐसे ही कई छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में सफलता पाकर अपने परिवार और जिले का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही नीट की परीक्षा में 9171 रैंक लाने वाली सबीहा रुखसाना से हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने खास बातचीत की। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है, मेरा मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। दरअसल यह पंक्ति मुजफ्फरपुर की एक बेटी ने चरितार्थ किया है, जिसका नाम है शाहविया रुखसाना। मुजफ्फरपुर के नीम चौक की रहने वाली है। चूँकि आज पूरे भारतवर्ष में नीट एग्जाम का रिजल्ट आया है, जिसमें इनका रैंक है 9171। खास बातचीत होगी, तैयारी कैसी थी, क्या रणनीति थी, पूरी रूपरेखा पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चूँकि दूसरे छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा बनी है ये, तो शहर की बेटी है और शहर की बेटी ने जो मेहनत की है और अपने कर्म के बदौलत जो मुकाम पाई है, उसका दिखाना भी मेरा कर्म बनता है। सबसे पहले शाहविया, तुझे मुबारक हो, बधाई हो और स्वागत है आपका। जी, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सभी लोगों का। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। चूँकि नीट का एग्ज़ाम कहीं न कहीं माना जाता है बहुत बड़ा एग्ज़ाम, और आपका इतना अच्छा रैंक आया है, और कहीं न कहीं डॉक्टर बनने का सबका सपना होता है, उसमें आप अपने सपने में कहीं न कहीं आज साकार हुए। क्या लगता है, कितनी उम्मीद थी रिजल्ट पे? नहीं, जिस तरीके से मैंने मेहनत की थी तो मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे शुरू से ही इसमें लगी हुई थी। पूरा जी जान लगा के और अपना सारा चीज़ त्याग दे के, जो भी अपना होता है सैक्रिफाइस वगैरह करके। इवन कि मम्मी-पापा से भी कभी-कभी बात किए हुए इतना दिन हो जाता था, और सारा चीज़ जो भी होता है बेसिक चीज़ भी मैंने सैक्रिफाइस किया था। कहीं घूमना-फिरना, बहुत सारी चीज़ें होती है वो सारी। अगर सिलेबस पे नज़र डालें तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि हाँ, नीट का सिलेबस काफ़ी हार्ड है। तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए? तो आपसे चाहेंगे कि ज़रा सिलेबस पे नज़र डालते हुए पूरी रूपरेखा पे विस्तृत विवरण। हाँ, सिलेबस के तौर पे अगर हम बेसिकली बोले तो ज़्यादातर अगर फ़ोकस करना चाहिए बच्चों को, तो बायो के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी ही फ़ोकस करना चाहिए। और पढ़ने का ये मतलब नहीं हुआ कि बस पढ़ लिया और हो गया। उसका हर एक पॉइंट को दिमाग में रख के, पूरा याद करके, सारा चीज़ समझ के, जब तक आप बायो को समझ नहीं पाइएगा तब तक आप याद नहीं कर पाइएगा, और तब तक आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लगा नहीं पाइएगा। नेगेटिव होने का चांस वैसे बढ़ सकता है। रहा सवाल फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स में हाँ, आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए ऑफ़ कोर्स। बगैर कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा सकते, जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और उसमें भी समझना बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस ऑफ़ कोर्स उसमें मस्ट रहेगा। मैंने खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस फिज़िक्स में प्रैक्टिस किए थे, और फिज़िक्स ऐसे मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मेरा ज़्यादा उस पे रुचि भी था, तो मैं ज़्यादा खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, इवन क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता था। और केमिस्ट्री में भी अच्छा चीज़ ये रहता है कि फ़िज़िक्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वगैरह के लिए तो आपको फुल ऑन एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस करना है। और फ़िज़िकल के लिए आपको न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस, और उसका भी थ्योरी आपको याद होना चाहिए, जैसे सरफेस केमिस्ट्री वगैरह चैप्टर्स का। ये सारी चीज़ सिलेबस के लिए एक सवाल रहेगा, नेगेटिव मार्किंग की आपने बात की है। जी। नेगेटिव मार्किंग कहीं न कहीं बच्चे के मन में एक भय सा रहता है कि भाई एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, क्या सफलता मिल पाएगी? नेगेटिव मार्किंग कहाँ तक बाधा डालती है बच्चों को अपने सपने में उड़ान भरने से? हाँ, मेरे साथ भी नेगेटिव मार्किंग का मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सोच के आपको डरना नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है। ये सोच के और ज़्यादा गलतियाँ होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का ही। आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और जो भी आप थ्योरी वगैरह पढ़े उसको अच्छे से मेमोराइज़ रखिए, और अपना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑफ़ कोर्स गलत होने का चांसेस वैसे भी कम हो जाएगा। इसलिए उस पे ज़्यादा ध्यान ना दे के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एक सवाल रहेगा कि कहीं न कहीं 12th आपकी शैक्षणिक सफ़र पे हम अगर प्रकाश डालें तो 12th आपका शैक्षणिक सफ़र स्टार्टिंग 10th कहाँ से किए, 12th कब किए? और कब से ये मन में जिज्ञासा थी कि हाँ, मुझे इस चीज़ को करना है और नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है? ऐसे 10th मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है। मैं शुरू से ही मतलब मेहनती स्टूडेंट तो थी, वहाँ भी टीचर्स लोग मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैं बचपन से ही अच्छे से पढ़ाई करती ही थी, बेसिक जो भी 10th तक था। फिर 12th मैंने ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल से किया। 12th ऐसे बचपन से ही मेरे फादर मदर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो थोड़ा-सा दिल में था कि डॉक्टर ही बनना है, आगे जाके बायो ही चूज़ करना है।
ऐसे मेरा बचपन में मैथ्स ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, तो एक बार भाईजान ने पापा से कहा भी था कि पापा इसका मैथ्स ज़्यादा बेहतर है तो आप इसको मैथ्स में डलवाइए। लेकिन जो बचपन से ये आशा थी या फिर सोच था कि नहीं डॉक्टर बनना है, तो फिर मैंने बायो ही चूज़ किया और फिर बायो का ही सफ़र किया। और मेरा ये भी एक मानना है कि जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर लीजिए तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट और वो आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बगैर इंटरेस्ट के आप इवन कोई सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं। एक सवाल रहेगा, ये आपका पहला प्रयास था या फिर कोई दूसरा प्रयास है? मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा ये तीसरा प्रयास था। मैंने पहले कोटा में तैयारी की थी। मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था कि एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत कम करती थी या फिर कुछ भी। मेरे मेहनत में इवन मेरे टीचर्स बोलते थे कि इसका नहीं हुआ, मैं सोचकर हैरान हूँ कि इसका कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी उनके नज़रों के हिसाब से। लेकिन मेरा एक गलत मेरा पॉइंट ये रहता था कि मैं टेंशन बहुत ले लेती थी। जैसे टेस्ट वगैरह हुआ, थोड़ा-सा भी कम मार्क्स आया तो उसका मुझे प्रेशर, टेंशन, जबकि ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। नीट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप वार्ड में जाके ही घबरा जाइए, ये हो जाइए। नीट का एग्ज़ाम में हम अपने तरफ से बहुत मतलब अच्छा समझते हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपका टेस्ट हो जाता है। सिर्फ़ आपका नॉलेज ही नहीं चेक होता है, आपका पेशेंस लेवल चेक होता है। आप कितना ज़्यादा पेशेंस रख के अपना सफ़र पूरा करते हैं, बहुत सारा इमोशनली आप कितना कंट्रोल हो पाते हैं, बहुत सारा चीज़ इसमें मायने रखता है। 2018 में आपने बताया कि आपने 12th पास किया था। 2018 के बाद से ये सोच आई कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम मुझे देना है, या फिर 2018 से पहले से थी नहीं, दिमाग में? पहले जैसे मैंने कहा कि मेरा बचपन से ही था कि मेरा बायो लेना है, डॉक्टर बनना है, तो ये बचपन ही से था कि मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे जब मैं 10th 12th कर कर आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हाँ, मुझे कैसे तैयारी करना है, फिर क्या होता है। जैसे स्कूलिंग लेवल के बच्चे जो होते हैं वैसे ही सोच था। तो वो सब चीज़ अगर अगर आपके माध्यम से अगर मैं बता सकूँ कि जो 12th पास करके स्टूडेंट अगर इस फ़ील्ड में जा रहे हैं, तो वो पहले ही से इसके बारे में थोड़ा टीचर से नॉलेज लेकर पहले ही से रखें कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरी होता है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे अगर चेंजेज़ अगर होते बात किया जाए, आपने कहा कि तीसरा प्रयास में आपने सफलता पाई है, तो इससे पहले प्रथम प्रयास दिया, सफलता मिली, दूसरा प्रयास में सफलता मिली, तो फिर क्या एक होता है कि बच्चों में, अधिकतम बच्चों में देखा जाता है कि असफलता होने के बाद, सफलता जब होने वाली होती है उससे पहले उन्हें अपना जो हौसला होता है उसको तोड़ करके इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो मन में ये चीज़ आई, आपको भी आई होगी कि हाँ, कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं तो अब अगले प्रयास से वंचित रहे, या फिर ऐसा कुछ सोच दिमाग में आया था? हाँ, मेरे साथ ऐसा ऑफ़ कोर्स सारे स्टूडेंट के साथ हुआ ही होगा जो ड्रॉपर है। मेरा साथ क्या हुआ था ना कि मेरा पिछले साल भी बहुत कम मार्क्स से छूटा था। तो जब आपका बहुत और ऐसा नहीं है कि पिछले साल कम मेहनत था, पिछले साल भी मेरा मेहनत वैसे ही था, बस थोड़ा-सा तबीयत वगैरह लास्ट में ख़राब हो गया था। हाँ, आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूँगी कि क मेरा ये चीज़ कभी मत करना कोई भी स्टूडेंट कि पढ़ते जा रहे, स्टार्टिंग में पढ़ रहे और लास्ट का जैसे एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीना आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का हौसला टूटने लगता है। मेरे साथ भी पिछले साल हुआ था कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे और लास्ट में मतलब पूरा हौसला टूट जाता है कि लगता है कि अब सारा कॉपी किताब बंद करके ही रख दें। तो वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका लास्ट का वो चीज़ जो होता है वो सबसे मेन होता है। इस साल लेकिन मैंने वो गलती नहीं की थी। इस साल मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और लास्ट में ज़्यादातर एनसीईआरटी वगैरह और बाहर की बुक्स वगैरह पे, बाहर के नोट्स पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बाहर से नहीं आता है। आप बायो में तो फुल ऑन एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस किया कीजिए। और हाँ, आपका क्वेश्चन से हम थोड़ा इधर चले गए। ये प्रॉब्लम्स, हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स तो मुझे बहुत आई थी, इवन कि इतना लास्ट टाइम डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कि पापा ने तो बोला था कि अब आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा ये ज़िद था कि नहीं, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं तो कुछ और नहीं बनना है। तो फिर मैं लगातार लगी ही रही। एग्ज़ाम देने के बाद पिछले साल 1 डेढ़ महीना का मैंने गैप लिया था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, स्टार्टिंग पढ़ाई नहीं किया था। फिर बाद में जो मैं पढ़ाई में लगी, इन्वॉल्व हुई, तो मैं फिर उसके बाद लगातार ही पढ़ती रही और टेस्ट वगैरह सारा देती रही। नीट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो कहीं न कहीं टफ एग्ज़ाम माना जाता है, तो वैसे छात्र जो अभी आपको देख रहे हैं, जो नीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको सफलता मिलनी चाहिए, सफलता की खोज में है, तलाश में है। तो वैसे छात्र को, क्योंकि आप एक सफल अभ्यर्थी हैं, वैसे छात्र को आप क्या कहना चाहते हैं कि हाँ, किस तरह का रणनीति अपना करके और संयम बरत कर के किस तरह सफलता पा सकते हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है। लेकिन जैसा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ तैयारी के लिए ही जाइए। ये कटर-मटर नहीं कि तैयारी भी कर रहे हैं और ब अपना अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं कि इधर घूमने जा रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं। सारा चीज़ सैक्रिफ़ाइस करके आपको तैयारी ही करनी पड़ेगी।
तभी आइए, वरना आप शायद दूसरा फील्ड चूज़ कर लिए तो बेहतर रहेगा। और रहा सवाल तैयारी का, तो जैसा मैंने अभी भी बोला कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है कि हाँ ये वो, आपको बस एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस करना है। क्योंकि शुरू में मैंने भी गलतियाँ की थी, इसलिए शायद मैं ड्रॉपर हूँ, कि बहुत सारी बुक्स इधर से भी पढ़ लिए, कुछ इधर से भी नॉलेज ले लिए, कुछ नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी पे फ़ोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िक्स में, जैसा पहले ही बोला, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट आप लगातार देते रहिए, टेस्ट को एज़ अ प्रैक्टिस लीजिए। अगर कम मार्क्स भी कभी फ्यूचर में आ जाए टेस्ट में, तो उससे पैनिक नहीं होना है, उसके साथ ही लगे रहना है कि वो आप सीख रहे हैं, क्योंकि अंत में आपका रिज़ल्ट मायने रखता है, टेस्ट नहीं, जैसा कि मेरे टीचर्स भी मुझे समझाया करते थे। और बहुत नॉर्मल तरीके से उसके लिए, जैसा मैंने जो गलती की कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी, बहुत ज़्यादा इसको ईज़ी वे में लेकर चलिए। और हाँ, और हमेशा हैप्पी मूड में ही रहिएगा, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मेरे साथ नहीं था, लेकिन आप लोग रखिएगा कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज के तौर पे रहिए। और पेरेंट्स वगैरह से कभी बातचीत कर लिया कीजिए। मेरे तो मम्मी-पापा, भाई-बहन ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे मेरे उस टाइम पे। अगर मुझे किसी भी तरह का दिक्कत आता था, जैसे कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इतना लगातार पढ़ते-पढ़ते मन ही थोड़ा ये हो गया, तो आप अपने, ऐसा नहीं कि एक दिन का गैप, थोड़ा-सा गैप ले लीजिएगा, तो आपका पढ़ाई में वो हर्ष नहीं होगा। बाद में जो उसको डबल करके आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। सोशल मीडिया का उपयोग कितना सार्थक है, क्योंकि हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं। कितना उपयोग किए, मोबाइल का कितना उपयोग किए, क्योंकि कहीं न कहीं माना जाता है, अधिकतर माँ-बाप भी कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग तो बच्चा को बर्बाद कर देता है। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप एक सफल अभ्यर्थी हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मोबाइल का उपयोग कितना सार्थक हुआ आपके लाइफ में, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते थे क्या? नहीं, ना ही मुझे फ़ेसबुक चलाने आता है, ना ही मुझे इंस्टाग्राम चलाने आता है, और ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ, और ये मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं था उस टाइम तक। जब ज़रूरी हो तभी वो चीज़ अच्छा रहता है, अपने समय पर ही हर चीज़ अच्छा लगता है। और जैसा सवाल आप पूछे कि मोबाइल का दुरुपयोग, तो मोबाइल, मैंने पिछले साल फुल टाइम मेरा मोबाइल लगभग 13-14 घंटा चलता था। उसमें मैं फ़िज़िक्स वाला ऐप का जो भी था, उसका मैं लेक्चर सुनती थी, उसका टेस्ट सीरीज़ देती थी। तो मोबाइल कोई दुरुपयोग का चीज़ नहीं है, मोबाइल का सदुपयोग भी उतना अच्छे से हो सकता है। और जबकि मेरा मोबाइल कोई बहुत महँगा या बड़ा नहीं था, नॉर्मल मोबाइल था। अगर आपके पास जुनून हो ना, तो आप हर कंडीशन में आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए कोई बड़ा लैपटॉप या बड़ा एप्पल का टैब, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। आप इवन कि हर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस अंदर से जुनून होना चाहिए पढ़ने का। मेरे अंदर था वो जुनून, तो वो उतना में ही मेरा काम चल जाता था। सवाल है, आज कितने बजे रिज़ल्ट आया? आज रिज़ल्ट मेरा तो कल रात में ही आ गया था, 9 बजे। कल रात को रिज़ल्ट आया, तो उस समय जब रिज़ल्ट आने वाली थी, और तब क्या दिमाग में चल रहा था, जो रिज़ल्ट आ गया तब फिर क्या आपका रिएक्शन? ऐसे ओएमआर शीट वगैरह तो पहले ही निकल गया था, तो 627 मार्क्स मुझे पता था कि मेरा आ रहा है काउंट करने के बाद। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मुझे रैंक का ये था कि मुझे लगा था कि रैंक मेरा और कम आना चाहिए, जितना मेरा एक्सपेक्टेड था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो उस वजह से थोड़ा-सा मायूसी हुई थी। लेकिन फिर भी लेट गो कर दिए कि चलो, अभी यूजी है, पीजी में इंशाल्लाह अच्छा तैयारी के साथ उसको मेनली देखना है। क्या उम्मीद है कि हाँ, आगे तैयारी आपकी जारी रहेगी, और क्या उम्मीद है कि कौन-सा आपको मिलेगा, आगे की तैयारी करने के लिए कौन से कॉलेज मिलेंगे? ऑफ कोर्स तैयारी तो जमकर ही अब रहेगी, क्योंकि अब यूजी के बाद अब पीजी, अब 5 साल की और तैयारी करनी है। तो मेरा आईजीएमएस का होप है कि शायद मुझे बिहार से आईजीएमएस मिल जाए। ऐसे बाकी कॉलेजेस को भी देखूँगी। आपकी इतने बड़े संघर्ष में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ दिए, वैसे कौन-कौन से लोग हैं, ज़रा इस चीज़ को भी बता दीजिए? ऑफ कोर्स नंबर 1 पे मेरे फादर रहेंगे। अनफॉर्च्यूनेटली आज फादर नहीं है मेरे यहाँ पर, वो अभी अपना ड्यूटी पे गए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पापा का ही शुक्रगुज़ार करूँगी। उन्होंने हर कदम पे मेरा इतना अच्छे से साथ दिया। इवन जो मैंने बोला कि पापा मुझे इससे प्रॉब्लम है, पापा मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। सॉरी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मतलब इतना साल हो जाने के बाद उतना सपोर्ट नहीं करे, 2 साल जैसे, कि लेकिन मेरे पापा हर कदम पे हँसते हुए, इवन पापा मेरा हर चीज़ पे ध्यान रखते थे। इवन जब मैं खाना खाने आती थी तो मम्मी से पूछते थे कि खाना खाई, सारा चीज़ सब देखते थे। और मेरी मम्मी भी मेरा बहुत सपोर्ट किए, मेरे भाईजान तो बहुत जगह मेरे साथ गए, हर जगह। इवन जो चाहिए मुझे, सबसे ज़्यादा अगर मेरे बोले, अगर मुझे किसी ने समझा है,
तो वो मेरे भाईजान ने ही समझाया कि इसे क्या चाहिए, इसे क्या चीज़ से दिक्कत हो रही है। मेरे अंकल, मेरी छोटी अम्मी वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहते थे, हर टाइम मुझे कॉल कर कर के मुझे पूछते रहते थे सब ठीक है ये वो। और ऑफ़ कोर्स मेरे टीचर्स जिनसे मैंने इस साल भी गाइडेंस लिया है और जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, चाहे वो फिज़िक्स के टीचर हो या बायो के टीचर हो। सो तो ये आप शाविया रुखसाना को सुन रहे थे, चूँकि आज इनका एक लेटर भी मुझे प्राप्त हुआ जो आज प्रेस रिलीज़ में मिला। मैं आपको चाहूँगा कि वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ। इन्होंने लिखा था कि वह वर्ष है जहाँ मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की भी। मुझे आज भी पूरा सफ़र याद है। मैंने सभी सामाजिक संबंधों को तोड़ दिया था और सभी स्कूली दोस्तों के साथ संपर्क भी खो दिया था, क्योंकि मैंने खुद को जानबूझकर अनुपलब्ध कर दिया था। मैं रात को देर तक पढ़ाई करती थी और पहले दिन से ही परीक्षा की तैयारी करने लगी थी। मैंने अपने कमज़ोर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था, जो मुख्य रूप से भौतिकी और रसायन विज्ञान थे। मैंने रोज़ाना फिजिक्स के सवालों का अभ्यास शुरू किया और फिजिक्स के लिए कड़ी मेहनत भी की। मैंने कुछ अध्यायों को पूर्ण करने के लिए 400 से अधिक प्रश्नों को भी हल किया था। मैंने पूरे साल सभी टेस्ट दिए। मैंने सभी एनसीईआरटी, बायोलॉजी और फिजिक्स का अच्छा से अध्ययन भी किया। आपके जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव परिवार का भी पड़ता है। मेरे माता पिता समझ गए थे कि मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे पूरे सफ़र में मेरा हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल घड़ी में मेरा पूरा साथ दिया। दरअसल यह बहुत बड़ी बात थी जो प्रेस रिलीज में लिखी गई थी, चूँकि एक लगाव भी था मेरे अंदर, इसलिए मैंने इनके घर पे आकर के आज ये स्टोरी कवर किया। चूँकि नीट एग्ज़ाम माना जाता है कि कहीं न कहीं ऑल इंडिया में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और वैसे छात्रों और छात्राओं के लिए भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम, जो कहीं न कहीं जिनके मन में बचपन से ख्याल रहती है कि मैं भी डॉक्टर बनूँ। तो इनकी पूरी स्टोरी पे विस्तृत चर्चा की है। इनका बातचीत कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं। अगर आपका भी कोई सवाल रह गया हो जो मैं इनसे नहीं पूछा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का भी जवाब हम इनसे ज़रूर लें। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।